जुबेर जी, जब पावर आती है तो पैसा भी आता है और कई विवाद भी जुड़ते हैं। विधायक साफिया जुबेर खान का एक ऑडियो वायरल हुआ और अवैध खनन को लेके कोई डील थी, कोई लेना था, कोई देना था। क्या सरकार में आने के बाद में इस तरह की चीजें करना जरूरी होता है क्या? यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोग ये कहते हैं, रामगढ़ के लोग और बाहर के लोग भी, कि जुबेर खान की जो छवि है उस पे कोई आंच नहीं है। इन सब चीजों के लिए जुबेर खान ने अपनी पत्नी साफिया खान को आगे कर दिया कि आप करिए, मैं जैसा हूं, जैसी मेरी छवि है वो वैसी ही रहेगी। जुबेर जी, आपकी पत्नी और विधायक साफिया खान ने विधानसभा में ये कहा कि हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जुबेर जी, आप जैसे आपको टिकट मिला, विधायक और आपकी पत्नी साफिया जुबेर खान का एक बयान आया कि महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है और महिला का टिकट काट दिया। ये महज एक बयान था या फिर कोई और संकेत है? फिर जो लोग आप पे एक छोटा सा आरोप लगाते हैं, आपकी शालीनता की तारीफ बहुत करते हैं लोग कि जुबेर खान मंजे हुए नेता हैं और जाति धर्म से दूर होकर राजनीति करते हैं। लेकिन एक आरोप ये लगाते हैं कि रामगढ़ में जुबेर खान ने अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे आदमी को कांग्रेस में नेता बनने नहीं दिया। अब कब्जे से मुझे याद आया कि पुलिस थाने की जमीन पे कब्जा करना, फिर उसकी जांच एसपी ने की और भाजपा लगातार ये कहती रही कि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के जो विधायक हैं मुख्यमंत्री जैसा बर्ताव कर रहे हैं आजकल, सरकार उनकी है तो कुछ होने का नहीं है। लेकिन ताज्जुब ये हो कि थाने की जमीन पे कब्जा करना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और अलवर जिले की रामगढ़ सीट से जुबेर खान को टिकट मिला है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई है आपको कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से आप पे और आपके परिवार पे भरोसा जताया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और धन्यवाद देना चाहूँगा पार्टी आला कमान को, राष्ट्रीय स्तर वालों को भी और प्रदेश स्तर को भी, कि उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे निर्देश दिया कि आपको रामगढ़ विधानसभा से पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना है। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। जुबेर जी, आप जैसे आपको टिकट मिला, विधायक और आपकी पत्नी साफिया जुबेर खान का एक बयान आया कि महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है और महिला का टिकट काट दिया। ये महज एक बयान था या फिर कोई और संकेत है? नहीं, इस तरह का नहीं है। देखिए कि एक महिला हैं, विधायक हैं अभी वर्तमान में, जब तक विधानसभा नई का गठन नहीं होगा तब तक तो विधायक हैं ही। अब उन्होंने प्रतिक्रिया की है और मैं मानता हूँ कांग्रेस पूरी मानती है, हर आदमी को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। उन्होंने अपने कोई विचार रखे हैं तो उनका उनका इशू है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जुबेर जी, लोग आप पे एक छोटा सा आरोप लगाते हैं, आपकी शालीनता की तारीफ बहुत करते हैं लोग कि जुबेर खान मंजे हुए नेता हैं और जाति धर्म से दूर होकर राजनीति करते हैं। लेकिन एक आरोप ये लगाते हैं कि रामगढ़ में जुबेर खान ने अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे आदमी को कांग्रेस में नेता बनने नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है। आप अगल बगल में देखो, लोगों ने अपने पुत्र वधुओं को, अपने बेटों को, बेटियों को प्रधान बनाए हुए हैं। ये सरासर आरोप गलत है। अलवर रामगढ़ विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, उनसे पीसीसी के सदस्य बनते हैं। तो एक से मैं बना हूँ, दूसरे से विधायक महोदया नहीं बनी है, पुष्पेंद्र सिंह धाबाई बने हैं, जो पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे। इससे पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें मेरे अलावा एक जयसिंह जाटव हैं, जो निजाम नगर के सरपंच थे, आजकल वो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उनको बनाया गया था। अभी भी बात मुझसे करी थी कि साहब आपकी वाइफ तो पढ़ी लिखी हैं, उनको टिकट कहीं और से मिल जाए। मैं सिद्धांत इस बात के खिलाफ हूँ कि एक ही परिवार को सब कुछ दिया जाए। पार्टी में बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी बड़ा छपा भी है। दूसरा, नसरू खां जी लगातार दूसरी बार प्रधान हमने बनाए हैं वहाँ से, तो वो तो परिवार के नहीं है, एक सीजनड आदमी है, वहाँ सरपंच रह चुके हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं। और ऐसा नहीं कि वो टिकट भी मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांगते हैं, इस बार भी मांगा है, पिछली बार भी मांगा था। और तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं तो उनको हमने प्रधान बनाया।
तो ये परिवारवाद का कहाँ, वो सफिया जिला प्रमुख रह चुकी हैं और मुझे काट के उनका टिकट दिया था। कोई ये तो नहीं कि लगातार 2 आदमियों को दिया है। भई मेरा टिकट जब काट के उनको दिया है, तो मैंने 35 साल से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सींच रहा हूँ। आज विकास की दृष्टि से देख लो, भाईचारे की दृष्टि से देख लो, सामने प्रतिद्वंदी जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ, हमने कोशिश की है पिछले 35 साल से कि इस तरह की ताकतों को बल नहीं मिले और इलाके में शांति रहे, सद्भावना रहे। तो ऐसे-ऐसे वाक़ये हुए हैं कि आपने तो देखा है पूरे हिंदुस्तान में उसका तहलका मचता है और हमने अपनी लोगों की समझदारी से, लोगों के सहयोग से, सभी जाति और सभी धर्म के 36 बिरादरियों के सहयोग से उस सिचुएशन को टलाया है। तो ये सरासर आरोप मेरे अलावा किस आदमी को टिकट मिला है परिवार से, किसी भी चीज़ का मिला हो, प्रधानी का मिला हो, पंचायत समिति का मिला हो, जिला परिषद का मिला हो। पिछली बार सफिया एमएलए थी, तो मेरे स्थान पे थी, तो कोई परिवारवाद का कहाँ से बात आ गई? भाई ये है कि ठीक है, कितने लोग हैं कि जो एक ही परिवार के राजनीति चला रहे हैं, तो मैं क्या डिजर्व नहीं करता हूँ रामगढ़ में? आप बताइए। मैं काम की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, भाईचारे की दृष्टि से, व्यवहार शालीनता की दृष्टि से क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ कि मुझे टिकट मिले? तो क्या मुझे इसलिए टिकट मिला है कि मैं सफिया का पति हूँ? क्या मेरी सेवाएं नहीं है, पार्टी में नहीं है, जनता के लिए नहीं है? ये आरोप गलत लगाते हैं। मैं इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। ये वो लोग हैं जो कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह के मुद्दे की बात करेंगे। जुबेर जी, जब पावर आती है तो पैसा भी आता है और कई विवाद भी जुड़ते हैं। विधायक साफिया जुबेर खान का एक ऑडियो वायरल हुआ और अवैध खनन को लेके कोई डील थी, कोई लेना था, कोई देना था। क्या सरकार में आने के बाद में इस तरह की चीजें करना जरूरी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन सरकार के टाइम में या कोई जनप्रतिनिधि के पास कोई व्यक्ति आता है कोई काम को, तो कोई भी काम के लिए उसके लिए सिफ़ारिश भी करते हैं, टेलीफ़ोन भी करते हैं। हमारा अगर मान लो कोई कार्यकर्ता आएगा, पहली बात तो किसी से आप दरियाफ़्त कर लो, मैं किसी को नहीं जानता किसकी खान कहाँ है, किसकी क्रेशर कहाँ है यही रामगढ़ तो में। सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोग ये कहते हैं, रामगढ़ के लोग और बाहर के लोग भी, कि जुबेर खान की जो छवि है उस पे कोई आंच नहीं है। इन सब चीजों के लिए जुबेर खान ने अपनी पत्नी साफिया खान को आगे कर दिया कि आप करिए, मैं जैसा हूं, जैसी मेरी छवि है वो वैसी ही रहेगी। मैं क्यों करने लगा कोई? जब मेरे टिकट पे ही वो प्रतिक्रिया इंडिपेंडेंटली दे सकती हैं, तो क्यों विधायक वो थी, मैं थोड़ी था। और हर आदमी अपने तरीके से करता है, हर आदमी की अपनी कार्यशैली होता है, लेकिन मैंने भी दरियाफ्त की है। ये आरोप सरासर गलत है। बहुत से आरोप लगाते हैं। मेरी सरपंचों से बात होती है, मेरे रामगढ़ में बात हुई है। मैंने कि अब मैं मिलता हूँ लोगों से, मुझे बताओ कि भी आपको किसी ने कोई आर्थिक की बात की, किसी किसी को आपने आर्थिक लाभ की बात की? कहने लगा साहब वो तो नहीं कि हमारा टेलीफोन नहीं उठता है, कभी कभी खरा जवाब दे देती है, ये शिकायत तो मिली। और ये राजनीति से प्रेरित आरोप है। आप देखिए कि मुझे भी नहीं बख्शते हैं कि कुछ रामगढ़ में और कुछ ज़िले में कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जो राजनीति में मेरा से द्वेष रखती हैं, वो इन चीज़ों को लेके आता है। आप देखिए कि मेरी खरीदशुदा रास्ता, उसमें कोई ज़बरदस्ती रास्ता लेना चाहता है, मैं विरोध करता हूँ, भाई तुम हमारे तो खरीदी हुई जगह है। आपको जो खाली ज़मीन पड़ी थी तो कोई भी निकल जाता, आपका प्लॉट खाली पड़ा है, कोई भी जा रहा है। जिस दिन आप चारदीवारी कर दोगे, मकान बना लोगे, थोड़ी निकलने दो। उसको इस तरह का मुद्दा बनाते हैं। जुबेर खान जी ने ज़मीन पे कब्ज़ा, किसके कब्ज़ा कर लिया? अब कब्जे से मुझे याद आया कि थाने की, पुलिस थाने की जमीन पे कब्जा करना, फिर उसकी जांच एसपी ने की और भाजपा लगातार ये कहती रही कि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के जो विधायक हैं मुख्यमंत्री जैसा बर्ताव कर रहे हैं आजकल, सरकार उनकी है तो कुछ होने का नहीं है। लेकिन ताज्जुब ये हो कि थाने की जमीन पे कब्जा करना। आप देखिए, ये ज़मीन की चारदीवारी हुई थी जब वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में, एक तो ये बता दूँ। दूसरा ये है कि ये ज़मीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है। थाने को बाद में ज़मीन अलॉट हुई। जब थाने को ज़मीन अलॉट हुई और थाने की ज़मीन की नाप हुई, तो मुझे अच्छी तरह याद है, आईएएस थे जो अलवर के एसडीओ थे, और उस टाइम अलवर, रामगढ़ और थानागाजी का एक ही एसडीओ होता था। जनरली जो नया आईएएस होता तो उसको लगाते थे। उन्होंने जाके कहा कि हमारा खेत जो था उस टाइम, उसके सामने से नपाई की। तो हमें पता चला, हमने उनसे कहा साहब हमारा खेत के सामने क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने नक्शा दिखाया कि आपके खेत के सामने जरा सी लीरी, ये सरकारी है, सिवायचक है। तो मैंने कहा हमारा तो खेत का रास्ता बंद हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है, क्योंकि आपकी खातेदारी की ज़मीन है और पीछे दूसरे गांव की अलवर नंबर 1 की ज़मीन है, आपकी ज़मीन तोलेड़ा में है और पीछे से कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा खेत को जाने का रास्ता नहीं है। आप कलेक्टर महोदय को एक दरखास्त दिलाइए जिसके नाम से वो ज़मीन है, कि भाई मेरे खात में आने जाने के लिए, ट्रैक्टर को आने जाने के लिए रास्ते का प्रोविज़न किया जाए। तो जब थाने को ज़मीन अलॉटमेंट की थी, तो उस थाने में स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना 83 ईयर ज़मीन में से 82 ईयर थाने के नाम की जाती है, 1 ईयर जो काश्तकार के जाने के लिए रास्ता है उस रास्ते के लिए छोड़ी जाती है। और हम उस टाइम जब चार दीवारी हमने की तो नाप के हमको दिखाई थी उन्होंने, पी यशवंत जी ने, जहाँ जहाँ कहा हमने चार दीवारी की। ये बात है, मेरे ख्याल में इस बात को हो गए 15, 18, 19 साल पुरानी बात है। और अब किसी ने आरोप लगाया कि सरकार की जमीन जब दबा ली, एसपी ने टीम गठित हुई, सर्वे रिपोर्ट आई, गूगल की मदद ली गई, जयपुर की मदद ली गई, उसके बाद भी 400 450 गज हमारी जमीन निकल गई। हमने कहा पहले थाने वाले करो, थाने वालों ने अपने पिलर गाड़े तो जमीन बची थी, हमको तो बच गई, उसको फायदा, बल्कि हमारी जमीन सरकारी जमीन में दबी हुई थी। क्योंकि जिस आदमी से हमने जमीन ली थी उन्होंने जो हमको एक डांगर वहां बंधी हुई थी, वो डांगर के बताया कि यहाँ आपकी म्याद है, वहां हमने चार दीवारी कर दी, क्योंकि अगल बगल में सारे उनके खेत थे। जहां वो सरकारी जमीन है जो उसको सिवाय चकती, उस पर भी वो 91 की कार्रवाई थी, वही कास्ट करते थे। तो मैंने बाद में उनसे पूछा, जब जमीन बच गई, नापने के बाद मैंने की जमीन हमारी बच कैसे गई, कि साहब हमने डांगर बांधी हुई थी, हम ही लोग उस जमीन को, पूरी जमीन को हम जोतते बांधते थे, हमने आपको बता दी, लेकिन फिर वास्तविकता मैड दूर होगी, तो हमको तो उससे लाभ ही हुआ। हमने कहा वो तो चिट्ठी आई है, वो जिन्होंने आरोप लगाए थे उनको भी लिखी, हमें भी लिखी कि पूरी तहकीकात करके, पूरी नपाई करके, गूगल की मदद से, जयपुर की टीम की मदद से, अमीनों की मदद से कराने के बाद में जो विधायक जी के परिवार पर आरोप लगाया जाए ना, उन्हीं की जमीन फालतू निकली है। ये तो चिट्ठी, ये तो रिकॉर्ड पे है, और अखबार में भी आया था कि जमीन फालतू, हमारी जमीन, बल्कि तो वो सरकारी जमीन। तो थाने ने, ये देखिए, इनको पता नहीं है कि थाने के जो सड़क बनने के बाद थोड़ा कोना इधर रह गया, ज्यादातर जमीन जिधर थाना बना पड़ा है, जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ है। वो सोच रहे थे कि पूरी जमीन यही होगी, उनको एबीसीडी पता नहीं। सड़क से पहले, जब तक यहाँ सड़क नहीं बनी थी, उससे पहले की जमीनें हैं भाई, ये काश्तकारी खेती की जमीन है। तो ये सरासर निकला ना, जिन्होंने कहा मुझे तो फायदा हुआ ना, 450 गज जमीन मेरी निकली, आज ये रेट क्या है वहां, तो मुझे तो फायदा ही हुआ, वो आरोप से मुझे कोई नुकसान थोड़ी हुआ। जुबेर जी, आपकी पत्नी और विधायक साफिया खान ने विधानसभा में ये कहा कि हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे बताओ कौन नहीं है इस देश में। आज कोई धर्म परिवर्तन करने से या आस्था बदलने से आदमी का ओरिजिन थोड़ी खत्म हो सकता है, सिजरा थोड़ी खत्म हो जाएगा। भाई हजारों करोड़ों साल संस्कृति पुरानी है। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2100 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई, सिख धर्म 300 साल, 325 साल पहले आया। इससे पहले भी तो इंसान थे ना, उनके बुजुर्ग थे ना, कोई होंगे। तो क्या ये ये जो यहाँ जो भी जो कन्वर्टेड हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो उनका ओरिजिन है ना। तो इसमें क्या बात है, हम अगर, हमें तो गर्व है कि हम राम और कृष्ण जी के वंशज हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। क्या था भैया, 5000 साल पहले क्या स्थिति रही हुई, कोई धर्म था क्या? लेकिन जनरेशंस तो चली आ रही है ना। ये कोई अपीजमेंट और इसकी बात नहीं, जो सच्चाई, सच्चाई कौन इनकार करेगा कि भाई 1400 साल पहले भी तो दुनिया थी, इंसान थे, 2100 साल पहले भी तो यूरोप में इंसान रहते थे। तो ये क्या कोई सिजरा भाई कोई आस्था या कोई रिलीजन बदलने से सिजरा नहीं बदलता है। आज बहुत से लोग अमेरिका में हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, बहुत से प्रभावित होकर, बहुत से लोग इस्लाम धर्म में, बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हुए हैं यूरोप में, वहाँ। तो क्या उनके पूर्वज तो जिस धर्म के थे वही रहेंगे ना। तो ये गलत बात है, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए इन चीज़ों को। जो सच्चाई है सच्चाई है, और मुझे सच्चाई कहने में, मैं इस्लाम में विश्वास करता हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन भारत का मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। मेरी आस्था यहाँ के संविधान में, यहाँ के देश में वो है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि मैं मस्जिद में जाता हूँ। मैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, दूसरे धर्मों के कार्यक्रम है, उनको, उनमें भी जाता हूँ। यही तो भारत की संस्कृति है। जो लोग वोट के लिए संस्कृति पे, देश की हजारों साल की संस्कृति पे विवाद करते हैं, ये मैं उसको ठीक नहीं समझता, और मैं ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूँ।
जुबेर जी, यहाँ से दो ध्रुव हैं, एक जुबेर खान और एक भंवर जितेंद्र सिंह। अलवर जिले के पहले वो व्यक्ति थे जिनका गांधी परिवार से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अब जो दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव भंवर जितेंद्र सिंह चलाते हैं लोग कहते हैं, और एक जुबेर खान चलाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है, दोनों के बीच में जो राजनीतिक चहलबाजियां होती हैं वो चलती रहती हैं। नहीं, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये बिल्कुल गलत लोगों का तरीका है। मैं भंवर साहब का जब से आदर करता हूँ, उस परिवार का आदर करता हूँ जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे, और मैं जिस परिवार का, जिस व्यक्तित्व का आदर करता हूँ उसमें मैं राजनीति आड़े नहीं आती है। पहली बात, कोई ध्रुव नहीं है। भंवर साहब को हम सब आदर करते हैं, वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, या AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उन्हें आदर के साथ नेता भी मानते हैं अपना, और कोई ऐसे नहीं मानते। उनकी पारिवारिक परिस्थिति में ऐसी रही है, उनके पिताजी का के जो योगदान समाज के लिए रहा है, गरीब के लिए रहा है, उनकी माताजी के लिए रहा है, ये सब भ्रम फैलाने की बात है। भंवर साहब में मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं, अभी भी हमारे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। कोई भी निर्णय वो लेते हैं मुझसे सलाह करते हैं, मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ उनसे सलाह करता हूँ। लेकिन मेरे उनके ऐसे गहरे संबंध हैं, मैं पब्लिक में ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं भंवर लेकिन साहब समर्थक दोनों के अलग अलग है, नहीं, जिनको वहां रास्ता नहीं मिलता वो आपके पास, जिनको आपके पास रास्ता नहीं मिलता वो मेरा उनके पास। कोई समर्थक नहीं है। मेरा जो कांग्रेस का समर्थक है वो मेरा समर्थक है, और जो कांग्रेस का समर्थक है भंवर साहब का समर्थक है। आप एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसके सामने कभी मैंने ये कहा कि आप इसका समर्थक रहिए और उसका मत रहिए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। लोग अपने स्वार्थ उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाने के लिए करती हो मेरे और भंवर साहब के अंदर, क्योंकि उसी परिवार से वो जुड़े हुए हैं, उसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, उसी परिवार से मैं जुड़ा हूँ। हमारा लक्ष्य है कि उस परिवार को मजबूत करें, उस विचारधारा को मजबूत करें। जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी माँ है, उसको मजबूत करें। तो फिर विवाद किस बात का होगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ना उनको रामगढ़ से चुनाव लड़ना है, ना मैं जो कोई सांसद का चुनाव लड़ना है। तो हमारा राजनीति में विवाद क्या है? कोई नहीं है। हमारे नेता हैं, हम मानते हैं, और वो मुझे सीनियरिटी मानते हैं, मेरी आदर करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जब कभी भी मेरा नाम लेंगे आदर से लेंगे। कहीं भी बात होगी कहते हैं कि जुबैर जी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, मान सम्मान पूरा करते हैं। मैं उनका उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से पूरा मान सम्मान करता हूँ। तो ये इसमें कोई विवाद नहीं है, लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जुबेर जी, एक चलते चलते अंतिम सवाल की, जब 2018 के विधानसभा चुनाव थे, अब विधायक हैं साफिया जुबेर खान, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और खुलेआम धमकी दे रही थी कि पत्थर से सिर फोड़ो या कुछ भी करो, वोट लेके आओ। देखिए वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा, वायरल वीडियो हुआ था, मैंने भी देखा था। देखिए फर्क होता है, वो एक आर्मी मैन की, मेजर, रिटायर्ड मेजर की बेटी है। वो हरियाणा के ओरिजिन उनका है। आप हरियाणा के लोगों का बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, और अपने जिसको पुराने टाइम में जो हरियाणा की मेवात है इसको बोलते थे अंग्रेजी मेवात, और राजस्थान में जो अलवर भरतपुर के मेवात है इसको बोलते हैं रियासत की मेवात। तो पहले ही कहते थे कि अंग्रेजी के लोग तेज होते हैं, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों का राज था। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का था, इसलिए रियासत बोलते हैं। तो व्यवहार में फर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं। कोई देखो उन्होंने, अब हम बहुत सी बातें कहते हैं कि राजनीति में है, अनुभव हो गया है, नाप तोल के कहते हैं कि पब्लिक में क्या बात कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए। उनका वो राजनीति में नहीं थी, उनका जो उनके दिमाग में आया होगा उस टाइम कोई बात आई होगी, किस रेफरेंस में कही होगी। रेफरेंस भी अलग अलग होता है ना, कहाँ कही होगी। आज वीडियो तो कहीं कहीं बना दो, उसको एडिट कर दो, उसको फैब्रिकेट कर दो, आजकल तरह तरह के। तो इसमें कोई अब 5 साल हो रही, किसके किसका सर फोड़ा उन्होंने भी? रामगढ़ में क्या किया कि कोई किसी जाति की गुंडागर्दी हुई? मुझे बताइए। जितने रामगढ़ में विकास हुए हैं, आज हर कस्बे में कॉलेज खुला है, हर कस्बे में नगर पालिका बनी है, सड़कों का जाल बिछा है, तहसीलें आई है। नौगांव में तो सीधे ही तहसील आई है, बाकी जगह उप तहसील आती हैं। कॉलेजेज आए हैं, बिजली घर आए हैं, तो सब विकास किए, सबके लिए हुए ना, कोई जाति विशेष के लिए होते हैं। कोई MLA बनने के बाद कोई बता दे, लेकिन उनके देखिए मेरे खिलाफ कोई बोलने को नहीं है तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे।
सफिया कुछ कह देती है तो उसके बाद उसकी भाषा का विरोध करेंगे। तो आप तो ये मानते हैं कि उनकी जो भाषा है वो कड़क है, अंदर से सॉफ्ट है? बिल्कुल कड़क है। तो आर्मी के लोग तो रिटायर आर्मी की भाषा देख लो और रिटायर तहसीलदार की भाषा देख लो, फर्क ही मिलेगा ना। लेकिन रामगढ़ में हिंदू मुसलमान तो चलता है। अभी कोई गोविंदगढ़ से प्रधान है, बेचारे कई बार चक्कर लगा चुके, कभी हटा देते हो, फिर हाई कोर्ट से स्टे लेके आते हैं, फिर हटवा देते हो। हटवा नहीं देते। जब एक नगर पालिका एक बन गई, सरकार ने नगर पालिका घोषित कर दी, उस एरिया को पंचायत राज से पृथक कर दिया। वो आदमी कैसे जब जो वो वोटर ही नहीं रहा उस राज के। देखो पंचायत राज में कौन आते हैं? जो पंचायती राज संस्थाओं के गांव में रहता हो। नगर पालिकाओं में, नगर निगम में और नगर परिषद में कौन आते हैं? जो उस नगर की फेरी फेरी में रहते हो। जब जहां से वो सदस्य थी पंचायत समिति की, जो गोविंदगढ़ जो बड़ौदा में नगर पालिका बन गई, नगर पालिका के वार्डों का गठन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया कि ये एरिया नगर पालिका घोषित किया जाता है और पंचायत राज से इसको पृथक किया जाता है। तो मुझे बताइए, जो आदमी मेंबर ही नहीं रहा वो कैसे रहा? आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर थे ईस्ट पाकिस्तान से। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जो ईस्ट बांग्लादेश था। पहले ईस्ट बांग्लादेश था। ईस्ट बांग्लादेश से वो मेंबर थे भारत के संविधान के सभा के। जैसे ही वो दूसरी कंट्री बनी तो उनके मेंबर कैसे रहे? जब कंट्री वो हिस्सा ही भारत का नहीं रहा तो भारत के संविधान सभा में कैसे रहेंगे? तो उनको फिर चुनाव, नेहरू जी ने, कोई देसाई साहब थे पूना की तरफ से, वहां से इस्तीफा कराया और वहां से उनको लड़ा के संविधान सभा में लाया। जो आदमी वहां का वोटर ही नहीं, अब मान लो हरियाणा का वोटर यहाँ से कैसे चुनाव लड़ेगा? जो आदमी पंचायत राज का वोटर ही नहीं रहा वो पद पे कैसे रह सकता है? मुझे बताइए। कोई सरकार ने कोई दबाव में क्या गलत किया है? मुझे आप बताइए कि जो आदमी मेंबर ही, अगर राजस्थान का कोई वोटर ही नहीं रहा, कल को मैं राजस्थान का वोटर लिस्ट तो मेरा नाम हटा दिया जाता है किसी कारण के भी, मैंने कोई मकान दिल्ली बना लिया और मेरा वोट दिल्ली में बन गया और राजस्थान में वोट नहीं है, तो मैं यहाँ से फार्म भरूंगा तो रिजेक्ट होगा ना, क्योंकि मैं यहाँ का मतदाता ही नहीं हूँ। तो ये गलत आरोप लगाते हैं कि साहब इसलिए हटा दे। आप तह तक जाइए। नहीं तो सरकार तो नियम से चलती है, संविधान से चलती है। हटाने को तो यूं हटाया गया ना, क्योंकि आपका पृथक हो गया। लेकिन जुबेर जी, एक एक बात और लोग कहते हैं, मेवात पिछड़ा हुआ है और मेवात के आप सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, और आज भी मौजूद हैं आप। सन 90 के आसपास से आप विधायक बनते आ रहे हैं। कभी आपने कोशिश नहीं की कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहां कोई अच्छी यूनिवर्सिटी खुले, अच्छा कॉलेज खुले? अब जरूर खुलने लगे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी तो सबको पता ही है कि कॉलेज खुल गए, वहां प्रोफेसर नहीं है। आपने कभी ये पहल क्यों नहीं की, मेवात जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको शिक्षा की दृष्टि से जागृत किया जाए? देखिए, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन मैं जब भी विधायक बना, मैं सरकार विरोधी दल की बनी, बीजेपी की बनी। तो एक विरोधी दल का विधायक इस पोजीशन में नहीं होता है कि कोई यूनिवर्सिटी खुलवा सके या कोई बड़ा काम करा सके। हमने विधानसभा के माध्यम से मुद्दे उठाए। हम जब मेंबर थे तो हमने मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से कोशिश की। उसमें उस टाइम वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। उस टाइम मेवात बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते थे, प्रदेश लेवल के एमएलए मेंबर होते थे, एमपी मेंबर होते थे, जिला प्रमुख मेंबर होते थे। हमने उनको सुझाव दिया कि मेवात में अगर आपको पिछड़ापन दूर करना है, वहाँ थोड़ा मेन स्ट्रीम में लोगों को लाना, तो आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और एजुकेशन में विशेषकर महिला बच्चियों को ध्यान दीजिए। तो एक बच्ची पढ़ती है, 2 घरों को सुधारती है, एक मैं को, एक ससुराल को। तो उन्होंने हमारी बात मानी और 11 स्कूल अलवर जिले में और 5 स्कूल भरतपुर में आवासीय विद्यालय उन्होंने खोले, जो आपके यहाँ चल रहे हैं। महुआ में है, चांदोली में है, साड़ोली बड़जीरका में है, मतलब तिजारा में 2 हैं, एक मुंडावर में है, 2 किशनगढ़ में है, 2 अलवर तहसील में है, 2 रामगढ़ में है, एक लक्ष्मणगढ़ में है, एक कठूमर में है, जो मेवात का क्षेत्र आता है। और 5 स्कूल नगर और भरतपुर में है। हमारे जब जिला प्रमुख सफिया बनी तो हमने खंडर हो गई थी, वो स्कूल में बिल्डिंग बनी थी, उन स्कूलों को रिपेयर करा, वहाँ स्कूलें चलवाई। 8वीं तक थी, अब उनकी 12वीं के स्कूल हो गई। उनकी कैपेसिटी 50 से शुरू हुई थी, अब उनकी कैपेसिटी 200 की हो गई है। 2.5 करोड़ की लागत से नया हॉस्टल का बिल्डिंग बन रही है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि 200 इंटू 11 करिए तो जिले में 2200 बच्चियों को एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिला। हम एमएलए नहीं थे, हमारी सरकार आई थी, जिला प्रमुख हमारी वाइफ थी, तो हमने अलवर में जो लड़कियों का स्कूल है,
इसमें सूर्यनगर में ये हॉस्टल मेवात आवासीय विद्यालय बालिका शुरू कराया, जो बीजेपी के राज में बंद पड़ा रहा, चलने नहीं दिया। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो आज वहाँ 150 के ऊपर लड़कियां रह रही हैं, जो कॉलेजों में और स्कूलों में बड़ी क्लासों में पढ़ रही हैं। क्योंकि उन स्कूलों से हॉस्टल में रह के जब बच्चियाँ आती हैं 8वीं, तो कहाँ जाएंगी? मकान किराए पे ले नहीं सकती, परिवार अलाउ नहीं करता कि बच्ची अकेली कहाँ रहेगी। दूसरा, ऐसा स्थिति कर दी है कुछ संगठनों ने, कुछ पार्टियों ने, कि कोई मुस्लिम को कमरा देने को तैयार नहीं है। अब तो यहाँ हालत हो रही है कि मैंने कई बार सुना है, कोई कहते हैं कि साहब कोई फ्लैट बना रहा है तो कह रहा मुस्लिम को नहीं देंगे, भाई लोग इतराज करते हैं। तो ये तो स्थिति कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत पिछड़ापन है। आज आप देखिए रामगढ़ में सड़कों का जाल, आपको इसी जितना सड़कों का, बिजली का, स्कूलों का जाल रामगढ़ विधानसभा में शायद ही किसी विधानसभा में इतना हो, अगर है भी तो अग्रणीयों में आती है। किसी ठीक समझदार व्यक्ति ने एक बात कही कि आप शिक्षा दे दो, लोग अपने आप सड़क, बिजली और पानी का इंतजाम कर लेंगे। शिक्षा से पिछड़ा रखा आपने। मेरा मूल सवाल ये मैंने क्यों रखा? ये 200 लड़कियां 12वीं की कराई है स्कूल में, 12वीं तक की वहां पढ़ेंगी। 200 की कैसे? 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उन पे बन रहे हैं। तो वो इसीलिए तो भाई शिक्षा में, क्योंकि बच्चे तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लड़कियों का यही तो एक कदम है। और कोई भी कदम, एक बात बताइए, जो ज्योतिराव फुले ने या माता सावित्री जी ने जो एक कदम उठाया था एजुकेशन में, उसके रिजल्ट कितने दिन बाद आए थे? ये तुरंत रिजल्ट आते हैं कि एजुकेशन के बच्चे। और आज देखिए जब कोई लिस्ट आती है टीचर्स में, पटवारियों में, तो मेयों के बच्चे बच्चियां भी आने लगे हैं। वो शिक्षा की वजह से ही आने लगे हैं। अब डॉक्टर बनने लगे हैं, और सबसे ज्यादा डॉक्टर तो रामगढ़ क्षेत्र के बन रहे हैं। अगर हमारा शिक्षा के प्रति योगदान नहीं रहता, कि सफिया जिला प्रमुख बनी थी, गांव गांव जाती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी, हम भी मोटिवेट करते हैं, पढ़ाइए। आज सबसे ज्यादा अगर कहीं से एमबीबीएस कर रहे हैं सरकारी कॉलेजों से या प्राइवेट कॉलेजों से, तो रामगढ़ के लोग कर रहे हैं। अस्पताल भी 2-3 खोले हुए हैं तो रामगढ़ के डॉक्टर्स ने खोले हुए हैं यहाँ। चलिए, अंतिम सवाल कि आप अपना मुकाबला बीजेपी के किस उम्मीदवार से कड़ा मानते हैं? देखियो, चुनाव में मुकाबला होता है। कभी भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए, मेरा ये मानना है। कोई भी कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो भी कैंडिडेट होगा, मैं ये नहीं कोई ये व्यक्ति कमजोर होगा और ये होगा। ये तो चुनाव रणनीति से, चुनाव प्रचार से, प्रसार से हमारा लक्ष्य होगा कि जो अब तक हमने चुनाव लड़ा है, कि भाईचारे और विकास के नाम से लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवाद के नाम से लड़ते हैं। अब 4-5 साल तो कुछ नहीं किया, अब आप के जातिवाद से क्या विकास होगा? भाई 10 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे यहाँ से, और सरकार भी रही। आप एक काम बता दो कि ये काम बड़ा रामगढ़ में हुआ है, और आज दिन लीजिए कितने काम रामगढ़ में हुए। तो इससे फर्क है। हम लोगों को कहेंगे कि हम विकास के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई जातिवाद या सांप्रदायिकता के लिए मंदिर मस्जिद का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं स्कूल के लिए, हम लड़ रहे हैं कॉलेज शिक्षा के लिए, हम लड़ रहे हैं मेडिकल सुविधाओं के लिए, हम लड़ रहे हैं सड़कों के लिए, बिजली लोगों को आए, रोजगार मिले। अभी एक्सप्रेस हाईवे आया है, इसके पास रसगढ़ के जो जंगल में इंडस्ट्रियल एरिया रीको ने बनाया है, रीको ने वो कर दिया है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से एनओसी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनसीआर में आता है। अगर वहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोगों को मिल रहा है। नौगांव के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो रामगढ़ के लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज उन सड़कों के जाल की वजह से रामगढ़ में जमीनों की कीमत देखिए आप क्या हो गई। आपके नौगांवा, मुबारकपुर और गोविंदगढ़ में जो जमीन की दुकानों के रेट है, वो आपके कनाट प्लेस पे रेट, यहाँ होप सर्किस पे रेट नहीं है भाई, स्कीम नंबर 1 में नहीं है, भगत सिंह चौराहे पे वो रेट नहीं है जो आपको। आप कभी जाके मालूम करिए कि बड़ौदा में और गोविंदगढ़ में और सीकरी में 10x10 की दुकान की कीमत कितनी है। ये विकास नहीं हो रहा तो कहाँ से बढ़ रही है? वे लोगों को रोजगार, दुकानें खोल रहे हैं लोग, काम धंधा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आरोप बड़ा आसान लगाना है। अब क्राइम कहाँ नहीं हो रहे? आप हल्लो के बहरोड नीमराना में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, बानसूर में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, एक्सटोर्शन हो रहा है, कोई जक्कर कर रहा है। मेवात में कोई मोटरसाइकिल भी चुर जाती है तो वो क्राइम कहाँ नहीं हो रहे हैं? पूरे आप हिंदुस्तान में उठा के देखिए, क्राइम कहाँ नहीं हो रहे? पर इतने हेनियस क्राइम मेवात में नहीं हो रहा जितना मेवात को बदनाम किया जाता है। आज साइबर क्राइम कहीं कहाँ नहीं हो रहे? शेखावटी में नहीं हो रहे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम झारखंड में नहीं हो रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे, तेलंगाना में नहीं हो रहे, दिल्ली में नहीं हो रहे साइबर क्राइम, सब जगह यहाँ भी। क्योंकि मेवात को लोगों ने पिछड़ा रखा है, यहाँ एजुकेशन नहीं थी, नौकरियाँ लोगों के पास नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसमें कुछ लोग भटक जाते हैं, उसकी वजह से पूरा एरिया बदनाम होता है। इसीलिए मेरा कहना है, मेवात के साथ दुष्प्रहार मत करो। जो लड़कियों का स्कूल, सरकारी एजुकेशन होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं क्यों विरोध करते हैं?
क्यों ये बच्चियों का हॉस्टल बंद रखा जब इनकी सरकार थी, बगैर कोई न कानून प्रक्रिया के बंद रखा। जहां भी कोई कॉलेज बनता है विरोध करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना में जो अल्पसंख्यक स्कूल बनते हैं, अल्पसंख्यक स्कूल में के मुस्लिम भी आते हैं, उसमें सरदार भी, सिख भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं। क्यों ये विरोध करते हैं? जो केंद्र सरकार की और की योजना में मैचिंग करके राज्य सरकार, ये क्यों विरोध करते हैं? जहां भी हॉस्टल नहीं बनने देंगे। अगर एजुकेशन नहीं आने दोगे, जो एजुकेशन का दुश्मन है वो राष्ट्र का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि मेवात में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्यों विरोध किया जाता है? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई विदेशी तो नहीं है, वो तो वही है जो यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे, अजमेर बोर्ड के अंडर में आएंगे, बीकानेर शिक्षा डायरेक्टरेट के अंडर में आएंगे। वही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी जो यहाँ खन्ना स्कूल में या गांधी स्कूल में, यशवंत में, प्रताप में पढ़ाई जा रही है, या न्यू हायर सेकेंडरी, वही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी ना। फिर उसका विरोध क्यों किया जाता है? भाई शिक्षा का विरोध भी क्यों किया जाता है? शिक्षा से तो आदमी मेन स्ट्रीम में जुड़ता है ना। आज जिन लोगों को नौकरी में जो पढ़े लिखे हैं उनके कितने बच्चे हैं आप देखिए, अनपढ़ों के कितने बच्चे हैं। तो शिक्षा का ही तो असर है कि भाई पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है, कि ज्यादा बच्चे को पालन पोषण करना, शिक्षा दिलाना आसान नहीं है। आप पढ़े लिखे जितने भी नौकरी में अलवर में शहर में रहते हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देख लो, वे ऑफ स्टैंडर्ड देख लो, और गांव वालों को देख लो, चाहे गांव में किसी भी जाति का हो, चाहे मे हो, चाहे गुजर हो, कोई जाट हो, चाहे एससी का हो, चाहे यादव हो, सब एक ही तरह रहते हैं, सभी एक तरह के चलन है। तो शिक्षा का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है। यहाँ ऐसे भी विधायक रहे हैं जब शिक्षा की बात आती तो मीटिंग में बोतलें फेंकते थे कि नहीं ये हॉस्टल तो हम नहीं बनने देंगे। तो इस तरह के सोचों का, हम इस तरह के सोच के खिलाफ लड़के जो कर पा रहे हैं उसको कर रहे हैं, और लेकिन हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम देश के संविधान और प्रजातंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं और हमारा वो अधिकार है वो काम करने का। और हम इसको इलाके में, अंत में ये कहना चाहूँगा कि 35 साल का रिकॉर्ड है मेरा भाईचारे का और विकास का, शालीनता का, व्यवहार का। विधानसभा में भी रहे तो विधानसभा में जो भाग लेना, समस्या जिले की, क्षेत्र की, गरीबों की समस्याओं को उठाना, वो काम रहा है और आगे भी वो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता के हिसाब से हर चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी सांप्रदायिकता बनाने की कोशिश करेंगे। अब इनको बनाने दीजिए, जनता जवाब देगी इनको। कब तक बनाओगे भाई? कभी तो विकास की बात कर रहे हो। आज गहलोत साहब की सरकार ने, इनके शासन में देख लो और उनको आज भी देख लो, कितनी तहसीलें, कितनी स्कूल, कितनी योजनाएं आज कम है। जो चिरंजीवी योजना है भाई, हरियाणा की सरकार तो हमसे मालदार सरकार है, वो क्यों नहीं लागू कर रही इन योजनाओं को? यूपी की सरकार क्यों नहीं कर रही? गुजरात की सरकार क्यों नहीं कर रही? राजस्थान की सरकार कर रही है ना। तो इनको क्यों दर्द होता है? अब कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारे सरदर्दी थोड़ी है, मुख्यमंत्री की सरदर्दी है, पैसा कहाँ से आएगा? भाई बीजेपी के सामने तो कटोरा नहीं फैला रहे ना। जनता का पैसा अगर जनता में जा रहा है, इनको क्या तकलीफ है? भाई पैसा तो जनता का है ना, और जनता के लिए है। और तो अगर गहलोत साहब जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, अनेक योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं, जिससे गरीब का, पिछड़े का, दूर दराज के आदमी का भला हो रहा है, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? सुबह से शाम ये योजना, पैसा कहाँ से आएगा भाई? कोई मकान बना रहा है, उसकी सरदर्दी है, कहाँ से आएगा? तुम्हारी पड़ोसी क्या सरदर्दी है, कहाँ से आएगा? तो ये फर्क महसूस करना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों में हम जाते हैं, लोग मानते हैं कि गहलोत साहब ने आम आदमी के लिए बहुत, कोई परिवार गांव में ऐसा नहीं है जिसको कोई न कोई योजना में लाभ नहीं, परिवार को नहीं मिल रहा हो। ये हैं कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता और अब रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जुबेर खान। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।